हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जिन भी बच्चों का जो है MPS 003 इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का 18 जुलाई को एग्ज़ाम है, मतलब कल जो एग्ज़ाम है उनके लिए जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ। अब तक जो है हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए, चाहे हमने यूनिट वाइज भी आंसर करे हैं, मतलब जो मैंने है अपने चैनल पे क्या यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड किए हुए 2015 से लेकर 2024 तक के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए, एंड इग्नू के भी क्वेश्चन रिलेटेड अपलोड किया हुआ है। एंड ये जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब जो है कल आपका एग्ज़ाम है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें जो है हमने जातीयता के बारे में पढ़ा था। एंड देन सेकंड जो क्वेश्चन था हमने वो पढ़ा था जिसमें हमसे पूछा गया था कि जो भारत में जो लोकतंत्र है और जो जनमत है उसको आकार देने में जो हमारा मीडिया है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्या महत्व है। जो थर्ड क्वेश्चन है हमने उसमें भारत में लोकतंत्र की उपलब्धि, सीमाएं और शक्तियाँ पढ़ी थी। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन था ना उसमें हमने लोकतंत्र के जो पिछले 6 दशक है, मतलब जो लोकतंत्र हमारा 1950 से 2024-25 तक जो है लोकतंत्र कैसे विकास किया है उसे हमने 3 चरणों में पढ़ा था कि 1950 से लेकर 70 तक लोकतंत्र कैसे विकसित किया, फिर उसके बाद मध्यकाल मतलब 1970 से 1990 तक, एंड देन 1990 से जो है हमने 2000 तक पढ़ा, एंड देन 2000 के बाद जो है वो पढ़ा, और फिर वर्तमान के समय में भी जो है हमने लोकतंत्र का विकास पढ़ा। एंड देन उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था वो था क्वेश्चन नंबर 5, जो कि शॉर्ट नोट था किसके ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ये जो टॉपिक्स है ये सारे रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑटोमेटिक अपने आप से दिया, नहीं, ये सारे जो भी टॉपिक्स है शॉर्ट नोट के ये सारे PYQs में रिपीटेड हैं। सब पहला करते हैं हम। पहला जो है उससे हमसे पूछा गया कि लैंगिक समानता क्या है, राइट आ शॉर्ट नोट ऑन जेंडर इक्वलिटी। तो हम बताएंगे कि जो लैंगिक समानता है उसका अर्थ यह है कि जो महिला है और जो पुरुष है उनको लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, बल्कि उनको समान राइट हो, समान अवसर दिए जाए, समान संसाधन उपलब्ध कराए जाए, संविधान में अधिकार हो और सारे इक्वल राइट्स हो, साथ ही जो है उनको कर्तव्यों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना चाहिए। मतलब कि कोई स्त्री है और कोई पुरुष है, मतलब लिंग के आधार पे जो है जेंडर के बेस पे जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करना, सबको इक्वल राइट्स देना, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, जॉब में हो, खाने में हो, संसाधनों की कमी में हो, एजुकेशन में हो या राइट्स में हो, सब चीज़ों में जो है राइट जेंडर के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन ना करना। ये केवल बराबरी की बात नहीं करता, मतलब जो लैंगिक समानता है वो सिर्फ ये बात नहीं करता कि हमें बराबरी चाहिए, बल्कि वो ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित वर्ग, मतलब जो अब तक जो इतिहास में जो है कुछ वर्ग है जिनके साथ बुरा हुआ है, जैसे कि महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलित लोग, हाशिए पे रहने वाले लोग, उनके साथ जो है जो भी अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ है उनके साथ न्यायपूर्ण रहने की बात करता है, और उनको जो है विशेष अवसर के प्रदान करने की बात करता है, समानता की बात करता है। इसलिए जो है उनके लिए कई बार क्या देखोगे आप, आरक्षण की मांग की गई, और साथ में कुछ जो समुदाय है उनके लिए आरक्षण की नीति भी हमारे संविधान में डाली गई। परंपरागत समाजों में आप देखोगे कि जो महिला है उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति में पीछे रखा गया। इसी कारण से जो है हमारी असमानता है वो बढ़ी, और असमानता को दूर करने के लिए जो है हमें क्या करना है, लैंगिक समानता की जो अवधारणा है उसको एक तरीके से अच्छे से विकसित करना है। जब तक असमानता हुआ है ना महिलाओं के साथ, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य या रोजगार हो, उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है लैंगिक समानता का विकास हुआ है, उसकी अवधारणा का। ये जो दृष्टिकोण है ना ये पुरुषों, मतलब जो मेल है और जो फीमेल है, दोनों के बीच जो है उनकी अलग अलग आवश्यकता और उनकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। मतलब दोनों की अलग ज़रूरतें हैं, दोनों की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको ध्यान में रख के उनके लिए इक्वल राइट्स की बात करता है। जो भारत सरकार है उन्होंने भी इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए हैं महिला और स्त्रियों को लैंगिक समानता देने के लिए, जैसे कि समान वेतन अधिनियम लागू किया है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। जैसे कि क्या होता था अब तक जो है एक ही काम के लिए जो है महिलाओं को कम सैलरी दी जाती थी और पुरुषों को ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने समान वेतन अधिनियम लागू किया। इसका मतलब ये कि अगर कोई स्त्री और पुरुष एक ही कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी समान देना है, अलग अलग नहीं देना। मातृत्व लाभ
अधिनियम चालू किया, मतलब जो महिलाएं गर्भवती है या किसी बालक को जन्म देने वाली हैं तो उनकी डिलीवरी, उनके पोषण से रिलेटेड जो है अधिनियम बनाए कि अगर वह गरीब है, वह अपने बच्चों का डिलीवरी करने के लिए हॉस्पिटल में समर्थ नहीं है या उनके पोषण के लिए नहीं है समर्थ, तो गवर्नमेंट उनके लिए जो है काफ़ी सारी नीतियाँ बनाई हैं। महिलाओं को आरक्षण देती है, किसमें, राजनीति में, लाइक पंचायत में जो है ग्राम पंचायत, उसमें महिलाओं को 33% जो है रिजर्वेशन मिला गया है, जिससे क्या हुआ, महिलाओं की जो सहभागिता है राजनीति में वो देखने को मिली है। ऐसे ही जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, ऐसी योजनाएं बनाई गई जिसमें क्या होता है कि जो बेटियां हैं उनको भी विद्यालय जाने के लिए, उनको भी पढ़ाने के लिए जो है सरकार कदम उठा रही है। साथ ही साथ आप देखोगे कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ऐसी संस्थाओं का भी स्थापना की गई है और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनाई गई है जो महिलाओं के हित में या फिर लड़कियों के हित में कार्य करती है, उनके हितों के साथ साथ उनकी रक्षा करती है, उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाती हैं। हालांकि आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव के क्षेत्र है, वहाँ पे आप देखोगे कि बाल विवाह हो जाता है, लड़कियों का कम उम्र में जो है शादी कर दी जाती है, उनके साथ घरेलू हिंसा किया जाता है लड़कियों के साथ, और जो लैंगिक भेदभाव है मतलब लिंग के आधार पर जो है उनके साथ अभी भी भेदभाव करने को देखा जाता है। जैसे जो पुरुष है उनको कमाने का मौका दिया जाता है, जबकि जो महिलाएँ हैं उनको घर में घूंघट प्रथा के तहत घर में रखा जाता है केवल घर के कार्य करने के लिए। लेकिन ये जो कानून है वो सिर्फ बनाना पर्याप्त नहीं है, मतलब जो है ये सारी जो चीज़ें देख रहे हो आप गाँव में जो दिक्कतें आ रही है आज भी, तो अगर गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है कि महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ें ना हो, तो सिर्फ कानून बनाना ज़रूरी थोड़ी है, उस कानून को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मतलब कोई कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है, उस कानून को सामाजिक सोच और गहराई में जाकर बदलाव नहीं लाया जा सकता। मतलब अगर आप कोई कानून बना रहे हो, सरकार कोई कानून बना रहा है, तो सरकार के कानून बनाने से ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की सोच बदल जाएगी या व्यक्ति इक्वल राइट देने लग जाएगा। इससे क्या है कि ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब लोगों की सोच बदलेगी, समाज में लोगों का व्यवहार बदलेगा महिलाओं और स्त्रियों के प्रति। तो लैंगिक जो समानता है वो एक न्यायिक अवधारणा की समाज की देख सकता है, मतलब न्याय की मांग करता है लैंगिक समानता, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको न केवल संरक्षण देता है, इससे क्या होता है महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्या, लैंगिक समानता। अब जो है सेकंड था टॉपिक कि हमें नए सामाजिक आंदोलनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो हम बताएंगे कि जो नए सामाजिक आंदोलन हैं वे आंदोलन हैं जो 1970 के दशक के बाद उभरे और पारंपरिक श्रमिक या वर्ग आधारित आंदोलन के से भिन्न थे। मतलब 1970 के दशक के बाद जो है नए सामाजिक आंदोलन उभरे थे। अब तक जो आंदोलन चलते आ रहे थे कैसे, जो श्रमिक के आधार पे या फिर वर्ग के आधार पे आंदोलन थे कि जो किसान था उनको दोहन हुआ, उनके अधिकारों का दोहन हुआ, उनके साथ जो है बुरा व्यवहार हुआ, महिलाओं के साथ उनका दमन किया गया, किसानों का दमन किया गया, उन पे हैवी टैक्सेस लगाए गए। तो ये जो थे अब तक जो है सामाजिक आंदोलन थे, लेकिन जो नए सामाजिक आंदोलन है ना वो अब तक चले आ रहे पारंपरिक आंदोलनों से थोड़े से अलग थे। वो कैसे, जो नए सामाजिक आंदोलन थे ना, न्यू सोशल मूवमेंट, ये पहचान की बात करते हैं। ये आंदोलन समाज में अपनी पहचान पाने की बात करते हैं, अपनी संस्कृति को पहचान देने की बात करते हैं, अपने मानव अधिकारों की डिमांड करते हैं, जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए उसकी संरक्षण की बात करते हैं, लैंगिक समानता के बारे में बात करते हैं कि अब जो है समाज में लैंगिक समानता की स्थापना करनी है, और काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं उन पर आधारित होते हैं नए सोशल मूवमेंट। ये जो आंदोलन है इसकी विशेषता ये है कि ये केंद्र सांस्कृतिक प्रतीकात्मक संघर्ष होता है, ना कि केवल आर्थिक मांगे। ये जो नए सामाजिक आंदोलन है ना, ये इस बात को केंद्र में रखकर चलता है कि संस्कृति, मानवाधिकार, पर्यावरण, लैंगिक समानता, ये सारी चीज़ें जो है समाज में विद्यमान लानी है, ना कि हमें सिर्फ आर्थिक मतलब पैसों के तौर पर इक्वालिटी चाहिए या फिर जो है समाज में आंदोलन करना है। नहीं, ये जो आंदोलन है ये अनौपचारिक संगठनात्मक ढांचे, विकेंद्रीकरण, जन जागरूकता और मीडिया आधार पर उपयोगित होते हैं। मतलब ये है कि जो ये नए सामाजिक आंदोलन होते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप धरना दे रहे हो तो आपके आंदोलन में, नहीं, वो संगठनात्मक ढांचे को हिला डालते हैं, वो सरकार की जो विकेंद्रीकरण प्रक्रिया है उस पर सवाल करते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं, लोगों के बीच में जो है आंदोलन करते हैं, मीडिया का यूज़ करते हैं, न्यूज़ का यूज़ करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो नागरिक समूह हैं, वो बुद्धिजीवी होते हैं। मतलब ये जो नए सामाजिक आंदोलन है इसमें अक्सर आप देखोगे कि जो युवा है, जो औरतें हैं, जो नागरिक समूह हैं और जो बुद्धिजीवी है, ये सारे लोग इनरोल होते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में देखो आप, जो भारत में चिपको आंदोलन हुआ था वो किस बात को लेके हुआ था? पर्यावरण को संरक्षण करने के बात को लेके हुआ था। मतलब जो पेड़ थे, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, जंगलों की कटाई को रोकने के लिए जो है उत्तराखंड के चमोली गाँव की महिलाएँ जो है वो पेड़ों को, वृक्षों को गले लगाकर जो ठेकेदार वृक्ष काटने आते हैं उनको रोक लेती हैं। ऐसे ही जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इसकी भी जो है मेधा पाटनीकर ने इनका जो है नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। इसमें क्या होता है कि जब नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध बनाने की बात चलती है, तो वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे होते हैं ना, उनको वहाँ से बेघर कर दिया जाता है। विस्थापन की समस्या होती है। अगर कोई भी कार्य होता है तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है उन लोगों को अगर वहाँ से हटा रही है तो उन लोगों को पर्याप्त घर, भोजन और सुविधाएँ प्राप्त करवाए। लेकिन जब नर्मदा परियोजना शुरू हुई, सरदार सरोवर बांध परियोजना, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी लोग थे जिनको वहाँ से हटाया गया था उनको ना कोई रहने की जगह दी गई थी, ना ही उनको मुआवजा दिया गया था। तो मेधा पाटनीकर जी जो एक महिला है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया और इस आंदोलन के तहत जो है उन विस्थापित लोगों के लिए जो है अधिकारों की मांग की। ऐसे ही आप देखोगे कि महिला आंदोलन भी हुए हैं, समाज में दलित आंदोलन हुए हैं, और आप भी जो है करंटली आप देखोगे कि जो समाज में एक अलग वर्ग है LGBTQ+, वो लोग भी जो है अपने राइट्स के लिए, अपने इक्वल राइट्स के लिए जो है अधिकारों के लिए मांग करते हैं। और ऐसे जो मांग है ना, इनकी अलग अलग श्रेणी में आते हैं। ये सारी जो मांग है, ये क्या शो करते हैं? ये सब जो है नए सामाजिक आंदोलन के एग्जाम्पल हैं। इन आंदोलनों ने क्या किया? जो सत्ता की पारंपरिक परिभाषा चलती आ रही थी उसको चुनौती दी और लोकतंत्र की जो गलतियाँ है उसको सामने प्रस्तुत किया। मतलब जो नए सामाजिक आंदोलन थे ना, इसने जो अब तक गलत नीतियाँ बनती आ रही थी या फिर जो सत्ता के दुरुपयोगी थे उनको चुनौती दी, नई नई नीतियों के निर्माण की बात को आगे फैलाया। और जो समाज में जो वंचित समुदाय थे, जो ऐसे वर्ग थे जो हाशिए पर रह गए थे या किसी कारण पीछे थे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या फिर किसी भी कारण से हो, तो उनको क्या हुआ? उनको जो है उनकी आवाज़ उठाने में मदद की, उनको जो है एक मंच दिया ताकि जो वंचित समूह है उनको अपनी बात बनाने का, गवर्नमेंट तक पहुंचाने का राइट मिले और जो गवर्नमेंट है उनकी बात सुन के जो है नीति निर्माण का कार्य करें। हालांकि जो कुछ आलोचक है जो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि ये जो आंदोलन है, नए सामाजिक आंदोलन, ये बिखरे हुए हैं। कैसे? जो नेतृत्व है उसकी स्पष्टता की कमी रहती है। मतलब जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें कोई एक नेतृत्व करता नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक नेतृत्व करने वाला होगा, नहीं। नए सामाजिक आंदोलन में बहुत सारे नेतृत्वकर्ता होते हैं। इस वजह से जो आलोचक है वो बोलते हैं कि नेतृत्वकर्ता की स्पष्टता की कमी रहती है। जैसे क्या होता है कि जो जिस बात को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, हम उस टॉपिक से ही चेंज हो जाते हैं। मतलब हम उस टॉपिक से अलग मार्ग पर चले जाते हैं। और फिर भी जो है इनसे क्या होता है कि जो भारतीय समाज में उसमें नागरिकता, सक्रिय नागरिकता और वैकल्पिक विकास मॉडल को बढ़ावा दिया है। किसने? नए सामाजिक मुद्दों ने। अगर आपको विकास के मॉडल के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। विकास के मॉडल जो 4 तरीके के हैं, जिसमें से एक तो आता है समाजवादी, एक आता है बाजार समाज मॉडल, एक है कल्याणकारी राज्य मॉडल और एक और है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं अपलोड कर दूँगी। ओके। जो 3rd टॉपिक है ना, वो है पहचान की राजनीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। अगर मैं संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ से संक्षिप्त टिप्पणी मतलब 250 वर्ड्स की लिमिट में बता पाओगे। नहीं, ये जो आंसर है ना, मैंने 20 मार्क्स के लेवल के अकॉर्डिंग ही दिया, ताकि अगर ये क्वेश्चन आपसे 20 मार्क्स से रिलेटेड आ जाए तो आप उस लेवल से कर लो, और अगर आपसे 10 मार्क्स के लेवल से आ जाए तो आप उस मार्क्स से कर लो ये क्वेश्चन। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है हमसे पूछा गया है कि पहचान की राजनीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो पहचान की राजनीति जो है उस राजनीतिक प्रक्रिया को दर्शाती है जिसमें कोई समुदाय जैसे धर्म, जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्र या नस्ल के आधार पर अपनी विशिष्ट संस्कृति या सामाजिक पहचान के आधार पर संगठित होकर राजनीतिक अधिकार, सामाजिक मान्यता और प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि राजनीतिक पहचान की डिमांड या फिर जो पहचान की राजनीति है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, जाति का है, भाषा, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का है, किसी भी लिंग का है, पुरुष हो या स्त्री हो या किसी भी नस्ल का है, ये कुछ मैटर नहीं करता। वो अपनी संस्कृति या फिर समाज में पहचान बनाने के लिए जो है एक साथ ग्रुप बनाकर क्या करते हैं? राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार की जो है डिमांड करते हैं। तो वो लोग होते हैं जो अपने समाज में पहचान की राजनीति को एक बढ़ावा देते हैं। ओके।
भारत जो है एक बहुसांस्कृतिक देश है। मतलब जो भारत है इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो भारत जैसे देश में जो है ना स्वतंत्रता के बाद मतलब जो पहचान की राजनीति है ना वो स्वतंत्रता के बाद से लगातार देखने को मिलती है। जो लोग हैं समय समय पर पहचान की राजनीति के लिए मांग करते दिखते हैं, जिसमें उदाहरण के तौर पे जो है द्रविड़ आंदोलन, दलित आंदोलन, मुस्लिम पहचान की राजनीति, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण, क्षेत्रीय वतवाद और महिला आंदोलनों जो है ये सब जो है ये मुख्य एग्जाम्पल है किसके, पहचान की राजनीति से। इस प्रकार की जो राजनीति है वो जो वंचित समुदाय है, जो पिछड़े समुदाय है उनको एक मंच देती है ताकि वे अपनी बात आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, राजनीतिक कार्यों में अपना सहभागिता निभा सके और सामाजिक चेतना को जगाए। मतलब जो लोग हैं जो अभी तक पीछे रह गए उनको भी आगे बढ़ाए अपने राइट्स के लिए। यह उन असमानताओं को उजागर करती है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के समाज में व्याप्त रहती है। मतलब जो ये पहचान की राजनीति है ये उन इनइक्वालिटीज़ को आगे दिखाती हैं। मतलब जो अब तक इन लोगों के साथ संस्कृति या भाषा के आधार पर जो भेदभाव हुआ है उन सारी कमियों को जो है आगे पेश करती है कि इतिहास में जो उनके साथ सांस्कृतिक कारणों में जो है उनके साथ बैकग्राउंड में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो उनका शोषण हुआ है, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो दलित लोग हैं, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो आगे प्लेटफॉर्म पे शो करते हैं। कौन, पहचान की राजनीति वाले लोग। इसके माध्यम से जो है वो क्या करते हैं, वो आरक्षण की व्यवस्था की मांग करते हैं, वो भाषा के आधार पर जो है राज्य निर्माण की मांग करते हैं, धर्म के स्वतंत्रता की मांग करते हैं। कौन, पहचान की राजनीति वाले लोग। हालांकि पहचान की राजनीति की आलोचना भी करी जाती है कि ये अक्सर जो है विभाजनकारी राजनीति, सांप्रदायिक तनाव और जातिवाद को जन्म देती हैं। मतलब जो आलोचक है वो ये बताते हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं पहचान की राजनीति की इस बिहाफ पर कि जो लोग पहचान की राजनीति के तहत अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं, विशेष दर्जे की मांग करते हैं या फिर कुछ ना कुछ मांग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बना देते हैं, हिंसात्मक आंदोलन करते हैं, जिससे क्या होता है कि समाज जो है विभाजन वाली स्थिति पे देखने को मिलता है और जातिवाद जो है वो पनपने लगती है। जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या है, लोकतंत्र का जो समावेशी विकास की भावना है उसको कमज़ोर बना देती है, उसको एक चैलेंज देती है और इसका जो है गलत प्रयोग भी हो रहा है। इसलिए जो पहचान की राजनीति है उसको तभी सकारात्मक कहा जा सकता है जब सामाजिक न्याय हो और सबको समान अवसर मिले अपना विकास करने के लिए और समाज में कोई भी पीछे न रह जाए, समाज बट ना जाए। जो नेक्स्ट है वो लिंग और विकास के ऊपर है टॉपिक। लिंग और विकास की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों को समान भागीदारी मिलनी चाहिए और वे दोनों लिंग के आधार पर पीछे न रहे, दोनों को समान लाभ मिलना चाहिए। जो परंपरागत विकास मॉडल है उन्होंने महिलाओं की भूमिकाओं की अवहेलना की है, मतलब उनको पीछे ढकेल दिया, उनके बारे में बात नहीं की है, जिससे क्या हुआ, समाज में जो है लिंग आधारित असमानताएं बन जाती है। मतलब जो अब तक परंपरागत विकास का मॉडल था ना उसमें क्या होता था कि जो महिलाएं हैं उनकी भूमिका के बारे में बताया ही नहीं जाता था। तो क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनको ना लिंग आधारित असमानताएं देखने को मिलती है, उनके साथ इनइक्वालिटी का व्यवहार होता है। इस अवधारणा का उद्देश्य केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार करना नहीं है। कौन सी अवधारणा, लिंग और विकास की अवधारणा। इसका मतलब ये नहीं कि समाज में सिर्फ महिलाओं की स्थिति सुधारे, बल्कि वो क्या कहते हैं कि समाज में जो विकास है उसकी जो मुख्य धारा है उसमें महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रमोट करना चाहिए, उनको रोजगार में मौका देना चाहिए, रोजगार के स्थल पर समान कार्य हेतु समान वेतन मिलना चाहिए और राजनीति में भी जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो विकास जो है, लिंग और विकास, वो इस चीज़ की बात करते हैं। भारत में लैंगिक बजटिंग, महिला सशक्तिकरण मिशन, सामुदायिक सहायता समूह जैसी जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो लिंग और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। मतलब महिलाओं को जो है लिंग के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे गाँव के इलाके हैं या फिर बहुत सारे जो शहर के इलाके हैं वहाँ पर आज भी जो है महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है केवल और केवल लिंग के आधार पर। लिंग और विकास की जो रणनीति है वो ये सुनिश्चित करती है कि विकास की नीतियाँ जो बनाई जा रही है वो लिंग के आधार पे ना बनाई जाए, बल्कि दोनों को समान समझ के बनाई जाए और समान अवसर मिले, चाहे वो सम्मान की बात हो, समानता की बात हो या फिर किसी कार्य में अवसर की बात हो।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रामीण और शहरी प्रवास के ऊपर जो है हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये वाला जो है ना अभी आपको नहीं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा इससे रिलेटेड ना है एक क्वेश्चन भी है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी ऐड किया है। तो अभी तक जो है हम इतना के लिए काफ़ी करते हैं। जो नेक्स्ट है मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगी, आप इसका फर्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी चैनल पर अपलोड हो गया, ये सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी।